ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अब सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कुछ नए टॉपिक की तरफ। और वो टॉपिक है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आपका टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली अभी तक हम लोग पढ़े थे डिस्क्रीट के फॉर्म में। डिस्क्रीट मीन्स जो भी हमारे पास फोर्स या फील्ड की एनालिसिस हम लोग करते थे, ठीक है, तो जो भी हम लोग फोर्स या फील्ड की अभी तक एनालिसिस किए थे दैट इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर? नाउ अब हम लोग ट्राई करते हैं किस पे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या चीज़ है भाई कि हम जो कुछ भी जिसका एप्लीकेशन करते हैं वो किसी पॉइंट चार्ज की नहीं बात होती है, वहाँ पे बात होती है भाई एक कंटिन्यूअस चार्ज की। जैसे अब वो कंटिन्यूअस चार्ज बेसिकली आप किसी भी चीज़ पे एनालिसिस करोगे आप फील्ड या फोर्स की, तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे कि जो है जो स्ट्रक्चर है, अब वो स्ट्रक्चर बेसिकली आपके लीनियर भी हो सकते हैं, एरियल भी हो सकता है, मतलब 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन या वॉल्यूमेट्रिक जिसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में करंट का फ्लो होता है या भाई चार्ज, करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेसिकली उन्हीं के कारण हमें फोर्स या फील्ड की एनालिसिस करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से हमें कंटिन्यूस चार्ज को समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा है, ये केस आ रहा है, तो हम रियल टाइम में किस तरीके से फील्ड या फोर्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो समझते हैं भाई। सपोज करिए कि आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर है, ये कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक। अब ये कैसा भी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से, इस पूरे स्ट्रक्चर के कारण यहां पे जो कि इसके साथ कुछ डिस्प्लेसमेंट फॉर्म कर रहा है आर ना, इस पॉइंट पे अगर मुझे कोई चार्ज रखा है क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, तो इसकी वजह से यहां पे फोर्स का अमाउंट कितना होगा या फील्ड का अमाउंट, फोर्स निकल जाएगा तो हम इस क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फील्ड निकल जाएगा। तो फोर्स या फील्ड की एनालिसिस करते हैं, कैसे करेंगे उसको समझते हैं। उसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा आपको? हम क्या करते हैं, अभी तक हम लोगों ने डिस्क्रीट पढ़ा था, इसका मतलब कि भाई यहाँ भी पॉइंट चार्ज था, यहाँ भी पॉइंट चार्ज था, और दोनों के कारण हम लोग निकालते थे कूलॉमियन फोर्स लगा के, ठीक। अब हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। क्या करते हैं, इसको पहले हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर क्या करेंगे, उन छोटे छोटे पार्ट के कारण इंडिविजुअली उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको जो है उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके साथ ये कि पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट, ऐसे जितने भी पार्ट हैं उतने पार्ट के कारण इस पे, इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना मिला, और फिर क्या करेंगे, उसी को जोड़ देंगे, मतलब उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे भाई, इस पूरे को मैं क्या करूं, एक छोटे से एरिया के टर्म में क्या कर रहा हूं, मैं तोड़ दे रहा हूं, और मान रहा हूं कि इस पे हमारे पास चार्ज कितना है, डी क्यू, ठीक है। इस स्मॉल एरिया पे या स्मॉल वॉल्यूम पे नेट चार्ज है डी क्यू, और टोटल पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू, इसको स्मॉल क्यू ले लो, टी स्मॉल क्यू, ठीक है। डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल क्वांटिटी, और क्यू क्या है आपका, इस पूरे होल स्ट्रक्चर के कारण इस पे चार्ज है। तो हम क्या करते हैं, अब इसके कारण वहां पे फोर्स निकालते हैं। निकालो भाई, क्या होगा फोर्स, तो आपको पता है फोर्स इसको क्या हो जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्बियन लॉ लगाओगे आप यहाँ पे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक, ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आप क्या करो यहाँ पे एक आर का वेक्टर ले लो। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करोगे आप भाई, अब चूंकि इस dq के कारण मुझे फोर्स कितना मिलेगा, df फोर्स मिलेगा, डिफरेंशियल फोर्स। ठीक है, एक इन छोटा सा फोर्स। अब मुझे अगर पूरे सिस्टम के कारण फोर्स निकालना है तो क्या करोगे आप, इसी df को मैं इंटीग्रेट कर दूं। ठीक, तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे आप d वेक्टर f, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, वो हमें देगा वेक्टर f। ठीक है, करो इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे df की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक, अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करने के भाई हम देखेंगे इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको अलग कर लें, जो वेरिएबल है उसको हम वेरिएबल क्वांटिटी को ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, हाँ, आर हमारा देख लेते हैं, क्यू आर हमारा चूंकि भाई ये अलग अलग पोजीशंस पे है तो हो सकता हो आर हमारा चेंज हो जाए ना। ये डी क्यू है और ये क्यू नॉट कांस्टेंट है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट और ये इंटीग्रेट हो जाएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, तो यहां से वेक्टर एफ इसको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है भाई, देख लो आप। ये क्या दिया, ये आपका नेट फोर्स दे दिया ड्यू टू होल सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। अब ये तो एक जनरल क्वेश्चन था, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन था। अब चूंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, इसको आप लोग नोट कर लेना, ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन भाई आपके अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई अब आपको हम चलते हैं पहले एक वन बाय वन पढ़ते हैं, और उसमें पहले क्या है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इरेज कर दे रहे हैं, इसे आप लोग पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। अच्छा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भाई क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो चार्ज है वो एक लाइन के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे पहला ठीक है, पहला है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम लोग शो करते हैं लैम्डा से। ठीक, लैम्डा से जनरली हम शो करने को भाई देखिए ये सिंबल है, सिंबल तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी रख सकते हो, लेकिन बुक में स्टैंडर्ड सिंबल चूंकि इसको यूज किया जाता है तो हम लोग इसको लैम्डा यहाँ स्टैंडर्ड सिंबल की तरह यूज कर लेते हैं। तो लैम्डा क्या होता है आपका, जैसे मानो कि कोई एक लाइन है, ऐसा समझो,
ठीक है। सपोज करो कि ये एक आपका लाइन है और यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज जो है इसमें फील्ड है। आपको क्या करना है, इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। देखो बेसिकली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जानते क्या होता है, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली इसकी डेंसिटी होती है, लाइन के अबाउट डेंसिटी। तो लाइन के अबाउट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि टोटल लेंथ, अगर मैं इस पूरे को लेंथ मान लूं कि ये एल लेंथ का है और इस पे टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू, तो लैम्डा आपका हो जाएगा टोटल लेंथ अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, यूनिट इसका क्या होगा, कूलॉम्ब पर मीटर ना। डिफाइन कैसे करोगे, टोटल चार्ज, इसको लिखो कैसे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लिख लो। द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज विथ टोटल लेंथ, ठीक है, इज नोन एज लैम्डा या लीनियर चार्ज डेंसिटी, या इसी को हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपका यूज अगर करना होगा कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग इस पे एप्लीकेशन पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत डिटेल में क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, आपके बोर्ड या जेई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या नीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब कराऊंगा। ठीक, ये आपका हुआ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड, सरफेस। ठीक, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इसी को हम लोग एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये इसका सिंबल होता है सिग्मा। ठीक है भाई, सिग्मा भी होता है, कहीं कहीं आपका रो भी दे देते हैं, तो आपको भाई जो सही लगे आप वो लिखो। ठीक है भाई, चलिए, तो ये सिग्मा क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि जो चार्ज है वो किसी टू डायमेंशनल एरिया में स्प्रेडेड हो, जैसे कि मान लो कि आपके पास ये है, सपोज करो ये आपका एक एरियल स्ट्रक्चर है, यहां पे ऐसे ऐसे ठीक है, इस तरीके से पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे आपके नेट चार्ज ए है और नेट चार्ज क्यू है, टोटल एरिया है ए। ठीक, तो अगर मैं इसका एक इंक्रीमेंटल सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूं सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं मान रहा हूं इसमें कोई एक छोटा सा ये टुकड़ा। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग, आप ध्यान देना, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इसका वेक्टर होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एरिया ए कैप। ठीक, ये ए कैप मतलब कि इस सरफेस से जो ये सरफेस रहेगा, इस सरफेस के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा ना, ये वाला जो सरफेस है ये इसके साथ 90 डिग्री में बनाएगा। अगर मैं व्हाइट बोर्ड की बात करूँ, व्हाइट बोर्ड का पूरा एरिया अगर मैं लूँ तो इसका मैं कोई एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐसा एरिया से बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री एरिया में हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इस पर हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका इस पे जो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल एरिया A। ठीक है, ये होता है आपका सिग्मा या सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा ना, बहुत अच्छी बात है। डिफाइन कैसे करोगे भाई, टोटल चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया। देख लो,
द रेशियो ऑफ इसका सरफेस चार्ज क्या होगा? द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो भाई, इतना आप लोग नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना। ठीक है भाई, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा है। ये इसको हम लोग रो से शो करते हैं। ठीक है, ये है क्वांटिटी रो। और रो क्या होता है? जैसे मानो कि आप एक स्फीयर की बात कर रहे हो। ठीक है, अब ये स्फीयर आपका चाहे हॉलो हो या फिर सॉलिड। ठीक, ये आपका हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, जैसा रहेगा हम उस तरीके से काम करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भाई है, ठीक, मान लो कि इस तरीके से आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भाई फैला हुआ है। टोटल चार्ज इस पे कैपिटल क्यू है और इसका जो रेडियस है वो आप मान लो स्मॉल आर है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो रो होगा दैट इज टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, ये आपका देगा रो। रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू मतलब कूलॉम और ये मीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो ये आपका जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वैल्यू हो जाएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लिख लो इसमें, द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है भाई, द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज क्या? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम इसका ले लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं भाई, कोई एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, उसकी करस्पॉन्डिंग ये हमारा रो है। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं इस पे, तो बात करते हैं। लिख लो इसको, कि लिख लिए आप लोग, वीडियो पॉज करके लिख लेना। हम लोग चलते हैं आगे की तरफ को। आगे अब इनके एप्लीकेशन हैं, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस पे ना। न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा और क्लियर होगा कुछ फंडा। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक है, इस पे डेरिवेशन बहुत हैं, अच्छे अच्छे डेरिवेशन हैं, वो सब करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं धीरे धीरे समझने की। पहले हम क्या करते हैं कि एक चलिए एक छोटा क्वेश्चन बताता हूँ मैं।
मान लो कि एक कोई एरिया है, उस पर मुझे निकालना है टोटल चार्ज, ठीक, और रेडियस दिया हुआ है उसका, ठीक है, रेडियस दिया है आर, और उस पर आर मतलब कि रेडियस मान लो कि 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और चार्ज का जो अमाउंट है वो जो चार्ज डेंसिटी है वो बताया गया है कि 2/पाई। देखो क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज given to a sphere of radius r equals to 10 centimeter having charge density 2/पाई कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एक तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर, और उस पर चार्ज डेंसिटी दिया गया है आपका 2/पाई कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है कि इस पे नेट चार्ज कितना देना पड़ेगा वो डेंसिटी एक्वायर करने के लिए। ठीक है भाई, चलो तो क्या है इसका, मान लो कि एक आपका ये स्फीयर है, रेडियस आर दिया गया है, टोटल चार्ज आपका क्यू है। ठीक है, डेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी आपका हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन, भाई चूंकि ये स्फीयर है तो अब स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr² रख लो, 4πr²। ठीक है, आपको ये दिया है, ये दिया है, ये पूछा है, क्या आप ऐसा नहीं निकाल सकते हो, Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr²। क्यों, सिग्मा आपका गिवन है 2/पाई, लिख लो 2/पाई 4πr की वैल्यू कितना दिया है 0.1, अब 0.1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 0.01। आर देख लो यहाँ पे, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है बराबर 0.1 मीटर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग समझो भाई, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0.01, ये पाई पाई से कैंसिल, ये कितना हुआ 2 4 जा 8, और वहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0.08 कूलॉम। ठीक है, ये आपका आ गया टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना आ गया 0.08 कूलॉम। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपका एक तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, और चलते हैं ऐसे धीरे धीरे और कुछ क्वेश्चन अच्छा अच्छा ढूंढ के करते हैं। इसको आप लोग जो है देख क्वेश्चन समझ लो, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके मैं इरेज कर रहा हूँ उसे। चलिए भाई, अब कुछ क्वेश्चन आगे करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो। चलिए भाई, एक क्वेश्चन अभी लिखे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 64 drops of 0.02 meter and each carry a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. Find how the surface charge density of electrification will change if no charge is lost. ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन को समझो।
कि 64 ड्रॉप आपके पास है और हर ड्रॉप पे 5 माइक्रोकूलॉम चार्ज है। ठीक है, आप क्या किए, टोटल चार्ज को इकट्ठा किए, पूरे ड्रॉप को मिक्स किए और एक ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप बनाए। ठीक, तो बड़े ड्रॉप पे जो चार्ज डेंसिटी हुई आई, छोटे ड्रॉप पे चार्ज डेंसिटी और बड़े ड्रॉप पे चार्ज डेंसिटी, दोनों को हमें कंपेयर करना है। वही पूछा है, दोनों का कंपेरिजन, पहले और अब में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग सोचिए, नहीं तो फिर करते हैं, क्वेश्चन सोच के करिए। देखो है क्या कि ऐसा ये ड्रॉप है, रेडियस आर दिया है, ऐसा ऐसा करके ये 64 ड्रॉप्स। ठीक है, ये ऐसा छोटा छोटा 64 ड्रॉप है। यहाँ पे चार्ज दिया है आपका 0.5 माइक्रोकूलॉम और ड्रॉप का जो रेडियस है वो 0.02 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ V1 कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। अब अगर मैं इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन V1, मीन्स Q1 कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो है, 10 टू पावर माइनस 6 होगा, अपॉन V1 कितना है इतना 4/3 पाई आर कितना है आपका पॉइंट, आर को आप ऐसे लिख लो ना, ये आर को मैं 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिख दूं, स्क्वायर क्यूब करूंगा कि ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 कर दे रहा हूँ, उसका क्यूब करूंगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये 5, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 मिलके 3 और 5 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन ये 4 पाई और ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक, ये -6 ये -6 मैं कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, ये आपका आएगा 15 अपॉन 32 पाई, तो सिग्मा 1 आपका बन गया 15 अपॉन 32 पाई। ठीक है भाई, इतना आपका कूलॉम पर मीटर क्यूब आया। ये तो बात हुई छोटे ड्रॉप पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। अब हम बात करते हैं, अब इन्हीं ड्रॉप्स को मैं मिक्स कर रहा हूं और मिक्स करूंगा तो ध्यान दो जरा, ये छोटे छोटे ड्रॉप को मैं मिक्स करूंगा तो एक बड़ा ड्रॉप आएगा, रेडियस बढ़ेगा। रेडियस कितना बढ़ेगा भाई, चूंकि सबको मैं मिक्स कर रहा हूं तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, जो पानी का वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगा। हम अगर इन्हीं से एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल के इसमें 64 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे बड़ा ड्रॉप मिलना चाहिए, करो तो क्या आएगा, मान लो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ठीक, तो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम कितना, मान लो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो मुझे सिग्मा चाहिए तो मैं जाहिर सी बात है यही क्यों नहीं निकालूं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो यही लास्ट में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ये 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर, मतलब कि ये मतलब यही 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए सिग्मा 2 की वैल्यू निकालूं तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, नेट चार्ज। नेट चार्ज मतलब कितना भाई, टोटल चार्ज कितना आएगा, एक्चुअली इसको पहले आप लोग ऐसे करो। ठीक है, पहले तो मैं देखता हूँ मुझे बड़ा रेडियस कितना मिलेगा। छोड़ो आप शॉर्टकट मत मारो, पहले आप जो है वही बड़े वाले से करो। मैं इसको स्मॉल आर लेके कर रहा हूँ, चलो बाद में उसको कर लूँगा। आप लोग इसको स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर क्यूब। तो ये 4/3 कैसे, तो ये आर क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ से 64 आर क्यूब। इसी को आप लोग लिख सकते हो 4R
क्यूब, मतलब कि अगर मैं यहाँ से आर निकालूं तो ये 4 आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर यहाँ पे कितना है भाई, 0.2 था, तो 0.08 मीटर। अब जो बड़े वाला जो ड्रॉप आएगा उसका रेडियस आ जाएगा 0.08 मीटर। अब इस पे देखते हैं टोटल चार्ज, तो सिग्मा क्या हो जाएगा वहाँ, सिग्मा 2 64 इंटू स्मॉल चार्ज अपॉन इसका रेडियस क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब कैपिटल आर की वैल्यू इतनी हम रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा भाई क्यूब की वैल्यू वही है 64 इंटू 5 10⁻⁶ अपॉन 4/3 पाई आर की वैल्यू मतलब इतना 8 10⁻² का होल क्यूब। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अच्छा मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये 10⁻6 हो जाएगा, और ये ऊपर 6 नीचे 6 मैं यहीं काट दूँ डायरेक्ट, ये कटेगा इससे, यहाँ पे ये 3 चला जाएगा ऊपर आपके, ये कितना हो जाएगा, ये 15 इंटू ये 64 एज इट इज रहा, 64 ये चला जाएगा ऊपर 3 15, यहाँ 4 पाई, ये 8 का क्यूब मतलब कि 8 8 जा 64 इंटू 8, चूंकि ऊपर 64 है तो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ 64 इंटू 8, ये 64 कैंसिल, नीचे कितना आया भाई सिग्मा 2, यह आ जाएगा 15 इंटू 4 पाई इंटू 8। ठीक है भाई, चलिए अब ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। तो अब अगर हम निकालें कि सिग्मा 2 पे देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू का आंसर हम देखेंगे कूलॉम पर, ये मीटर क्यूब था, ये भी है। तो सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 में करूँ दोनों सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ये दोनों क्या हैं, एक कट के दोनों 1/1 का रेशियो आएगा। ठीक है, मतलब कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था, अच्छा एक सेकंड और शायद मैंने पहले सरफेस लिखा था, तो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, दोनों का सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। चलिए ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों ने शायद पहले लिखा था मैं सरफेस, लेकिन ये है क्या, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम रहेगा। अब अगर मैं यहीं पे वॉल्यूम की जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूं, उस केस में क्या होगा। ठीक है, चलो उसको करते हैं, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूं, ये तो वॉल्यूम था, अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि ये सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों में क्या, दोनों का रेशियो क्या होगा। उस केस में आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो हम वॉल्यूम लिए हैं ये वॉल्यूम हम नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², तो ये आपका हो जाएगा इस केस में। यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया है, फिर कुछ चीज़ें चेंज होंगी, तो यहाँ पे जो ये 3 था वो हट जाएगा, यहाँ पे ये 5 का एज इट इज ये रहेगा, यहाँ पे आपका 5 ये रहेगा, ये एज इट इज यहाँ ये रहेगा, और ये यूनिट आपका क्या हो जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो ये चीज यहाँ पे हटेगा, यहाँ एज इट इज 4 रहेगा, और ये भी हट जाएगा यहाँ पे, ये भी, ये सब एक सेकंड और, ये सब हटेगा भाई, यहाँ आर क्यूब नहीं रहेगा, यह आर स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं एक बार फिर से सॉल्व कर ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा ना। ये हम लोग आर स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻², सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा तो यहाँ पे ये आपका बचेगा 10⁻², और ये 4 मिलकर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 10⁻² अपॉन
16 पाई, ये हो जाएगा सिग्मा 1 आपका हो जाएगा 5 × 10⁻²/16 पाई, इतना कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब वहां पे हम बात करें तो यहाँ पे ये सब कुछ तो एज इट इज रहा। सिग्मा 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 64 × 5 × 10⁻6/4 पाई r स्क्वायर। r मतलब कि इसका स्क्वायर, इसका मतलब कि इसको हम लिखेंगे 8, इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻²। अच्छा, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 8 8 जा 64 और वो 64 × 10⁻4। ठीक, ये 64 64 कैंसिल, ये 10⁻4 ये कटेगा तो यहाँ पे 10⁻² आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 5 × 10⁻² अपॉन ये नीचे 4 पाई। ठीक है भाई, सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 × 10⁻² अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो भाई ये इतना कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 निकालना रहेगा, क्या हो जाएगा 5 × 10⁻² अपॉन 16 पाई, इसको नीचे रखोगे, ये चला जाएगा ऊपर 4 पाई, ये पाई पाई से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 1 जा ये 4 जा, तो ये आ जाएगा 1/4। यहां से आप लिख लोगे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इसको 1/4, इसका ये रेशियो आएगा भाई। देख लो देख लो, इसे नोट भी कर लो। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। चलो नोट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे की तरफ को। आगे क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देख लो भैया। चलिए अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन था आपका एक कन्वेंशनल टाइप का, पहले बोर्ड में आता था, अभी एनसीईआरटी में भी है भाई, कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। चलो भाई, अब उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि यही कंटिन्यूस चार्ज सिचुएशन पे ही, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, अभी हालांकि हम लोग गॉस लॉ पढ़े नहीं है, गॉस लॉ को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता था, पुराना मेथड, उस तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे तो क्या करना क्या है कि सपोज करो आपके पास एक लॉन्ग वायर है। अब देखो एक बार कभी एक चीज कभी भी समझना, जब कभी भी क्वेश्चन में लॉन्ग का यूज करें तो आप लोग समझ लोगे कि वो आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग की बात कर रहा है। जो आपका वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग की बात कर रहा है। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे करना है क्वेश्चंस को। मान लो कि ये एक आपका वायर है ना,
एक आपका वायर है और ये है आपका, इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ये कंटिन्यूअस चार्ज है। ठीक, अब ये चूंकि इनफाइनाइट है तो क्या मैं इसको ऐसा करके ये माइनस इन्फिनिटी से ये ऊपर को लेके जाऊंगा तो ये प्लस इन्फिनिटी तक को वेरी कराऊंगा। ठीक है, अब चूंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो इसका कहीं ना कहीं भाई मिड पॉइंट होगा, मैं मान ले रहा हूं कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, इस मिड पॉइंट से किसी इस वायर की वजह से किसी भी इसके किसी भी पी पॉइंट पे, मान लो ये आपका पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यहां से आप इसको x डिस्टेंस मान लो। ठीक है, ये आप इसको x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। निकालो भाई, कैसे निकालोगे? तो क्या करना है, पहले हमें जैसे हम लोग देखे थे भाई, हमें क्या करना है, इसको पहले छोटे छोटे पार्टों में पार्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे होगा, मैं मान रहा हूं कि इसके किसी, मान लो कि ये है, इस यहां से y डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से मैंने y डिस्टेंस पे एक dy, एक हमने dy सेगमेंट ले लिया। ठीक है, dy सेगमेंट ले लिया, ये dy क्या है, बहुत छोटा लेंथ। ठीक है, अब चूंकि आपको दिया गया है कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, इस पे टोटल ऑफ चार्ज मान लो कैपिटल क्यू है, तो लेंथ इसका क्या है, l। अभी मैं लेंथ l ले रहा हूं, फिर क्या कराऊंगा, लेंथ l को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इनफाइनाइट के लिए, तो लैम्डा क्या हो जाएगा भाई इसके लिए, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ये लैम्डा है। ठीक, अब मैं अगर इस स्मॉल चार्ज, स्मॉल dy लेंथ पे dy लेंथ की बात करूं, तो यहां पे भाई इतने पे चार्ज क्या हो जाएगा, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज आएगा वो होगा क्या, ये dq होगा। ठीक है, तो ये dq क्या हो जाएगा, dq इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ dy। क्यों भाई, dq इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ dy हो जाएगा। लैम्डा क्या है आपका, ये तो कांस्टेंट है, ये मतलब dq अपॉन dy, या dq इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dy अपॉन। ठीक, तो अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे अगर मैं इस एंगल को मान लूं थीटा, ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो यहां पे भाई जो फील्ड होगा वो क्या कराएगा, इसको इस तरफ को लेके जाएगा। मान लो ये आपका हुआ DE ना, ये आपका DE बनेगा भी भाई, डी के कारण हमें DE फील्ड ही मिलेगा। अब चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसको, इसका ये बेस कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, DE cos थीटा, और इसका ये हो जाएगा क्या, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा DE sin थीटा। देख लो भाई, DE का ये बेस कंपोनेंट DE cos थीटा, DE का ये साइन वर्टिकल है साइन कंपोनेंट DE sin थीटा ना। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए यहां से, चूंकि ये जो इंक्रीमेंटल लेंथ है सेम ओरिजिन के इस तरफ भी तो वही उसी डिस्टेंस पे ये लेंथ होगा, और उस छोटे से लेंथ के कारण भी ये इस तरफ को जाएगा, यहां एक इस तरफ को चार्ज लगाएगा, और सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, जो कि ये क्या कराएगा यहाँ पे, ये भी वही थीटा होगा, सिमेट्रिक एंगल पे ये थीटा बनाएगा, तो इसका ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट DE साइन का, और ये DE कॉस का। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो DE साइन कॉस वाला कंपोनेंट है, ये दोनों ही कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो इस भाई इसका इफेक्टिव बढ़ेगा, हम इसको ऐड करेंगे। जबकि जो ये DE साइन थीटा है,
ये क्या होगा, ये दोनों ही एक सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के कारण हमें क्या मिल रहा है, ये अपोजिट जो है फील्ड दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये डी ई साइन थीटा इस तरफ है डाउनवर्ड, डी ई कॉस थीटा ये इस तरफ है अपवर्ड। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा। जब एक दूसरे को कट करेगा तो इसका तो कोई रिजल्टेंट वैल्यू तो रहा नहीं, हमें रिजल्टेंट मिलेगा किससे, सिर्फ बेस कंपोनेंट जो कि डी ई कॉस थीटा है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहूंगा, तो अगर मान लो इस पूरे कारण फील्ड निकालना चाहूंगा तो ये क्या मिलेगा, डी ई कॉस थीटा। ठीक, ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इंटीग्रेट कर दें, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब कहां से कहां तक करना है भाई, अगर ये पहले तो मैं मान रहा हूं कि दो केस करता हूं इसी में, चलो ठीक है, इसी में मैं जो है पहले अल्फा से बीटा इंटीग्रेशन, देखो लिमिट मैं अभी आगे बता रहा हूँ, लिमिट के लिए आप टेंशन मत लो, लिमिट को मैं अभी वेरी कराऊंगा क्योंकि लिमिट कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उसी पे ना। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तो डी ई आपका हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन, अब ये x है ये y है तो ये मैं मान ले रहा हूँ उसको r, ये हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। अब रही बात cos थीटा, तो cos थीटा को उठा करके रखो यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये cos थीटा है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट cos थीटा क्या है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब x अपॉन r लिखना है ना। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैं कांस्टेंट टर्म को पहले बाहर कर लेता हूँ, ये क्या है 1/4πε0, ये डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये कॉस थीटा। ठीक भाई, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये डी क्यू है, ठीक है, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू को आप, ठीक है भाई, चलिए अब डी क्यू की वैल्यू उठा करके हम यहाँ रखते हैं। तो डी क्यू को उठा करके रखोगे आप यहाँ, चलो आगे, तो डी क्यू आपका हो जाएगा ई इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू डी क्यू आपका यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई। ठीक है भाई, देखो लैम्डा इंटू डी वाई अपॉन, ये आर क्या है यहाँ पे आपको पता है भाई, आर क्या हो जाएगा पाइथागोरस के थ्रू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अगर मैं आर स्क्वायर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, इस आर स्क्वायर को उठा करके मैं वहां रखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं कि जो इसको सॉल्व करना, अब ये इंटीग्रेशन का पार्ट आ गया भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन का रोल है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनको भाई थोड़ा सीखना पड़ेगा मैथ। तो यहाँ पे अगर मैं, चूंकि ये y क्या है, dy है, y एक्स में वेरिएबल है, तो मैं इस y को, यहाँ cos का भी कंपोनेंट है, तो मैं क्या भाई y को चेंज कर दूं, y इक्वल्स टू मैं ले लूं x cos x tan थीटा, y इक्वल्स टू, ऐसा करो पहले, लेट y इक्वल्स टू x tan थीटा ले लूं, तो ये dy क्या हो जाएगा, dx, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, tan का, भाई देखिए tan का इंटीग्रेशन होता है आपका, tan का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक,
चलिए अच्छी बात है। अब क्या करोगे भाई, अब इसे 6 जो dy वाला कंपोनेंट है, इस dy वाले कंपोनेंट को आप, ठीक है चलिए, अच्छा यहाँ मैं वो कर दिया था, इसको आप ये x ही रहेगा भाई, ये dy y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan थीटा, तो यहाँ dy करेंगे तो मैं थीटा को वेरी करा रहा हूँ, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब यहाँ से इस y को यहाँ रखो और dy को यहाँ रखो, तो आपके पास e क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लैम्डा को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, लैम्डा चूंकि कांस्टेंट है, लैम्डा को बाहर करता हूँ, dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका x sec स्क्वायर थीटा d थीटा इनटू यहाँ पे cos थीटा 1 है पहले से, और यहाँ पे अगर मैं रखूंगा ये y की वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा x स्क्वायर प्लस ये y की वैल्यू x tan थीटा यहाँ रखूंगा तो ये x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 10th में पढ़े होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से मैं x को बाहर निकालूं, ये x sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा अपॉन ये x स्क्वायर आएगा बाहर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। शायद आपको लोग ना दिखे तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस तरफ कुछ इरेज करूँ या इधर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इधर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखे, देख लो। तो ये आपके पास यहाँ से मैं ये एक एक से कटाऊंगा, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर होता है, तो ये sec स्क्वायर को इस पूरे के साथ मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो e आएगा दैट इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब इंटीग्रेशन का टर्म आ गया, अब यहाँ पे एक x आया, x को आप बाहर कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा cos थीटा d थीटा, चलो भाई अब वहां पे आपका आ गया cos थीटा d थीटा। अब क्या करोगे, अब इसके बाद आपको करना है कि जो लिमिट है, ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, जो अभी तक हमने लिमिट लिया नहीं था, लिमिट को मैं क्या कर रहा हूं कि अब लिमिट को मैं वेरी कराऊंगा। कैसे वेरी कराऊंगा, पहले ये जो सिमेट्रिकल लिया था, ठीक है, अब अगर मैं एसिमेट्रिकल ले लूं जैसे कि अल्फा से बीटा, ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट करोगे, क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x, और cos को इंटीग्रेट करोगे, cos का भाई डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, जबकि इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा, यहाँ भी आ जाएगा साइन थीटा। अब एक बात, अब हमें लिमिट रखने वाली बात है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिमिट अल्फा से लेकर बीटा ले जा रहा हूँ और अल्फा बीटा को वेरी कराऊंगा, जैसा कराऊंगा वैसा आएगा। चलो यहाँ मैं इसको ले रहा हूँ अल्फा और यहाँ ले रहा हूँ बीटा, तो ये अल्फा होगा और ये बीटा, तो ये आपके पास आएगा e इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x इनटू, ये आपका आ जाएगा साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट। आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा भाई, कुछ डाउट ना हो, ठीक है। तो 1 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x इनटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अब मैं लेता हूं केस, अलग अलग केस ले लूं, इधर इरेज कर दूं क्या, अब मैं केस फर्स्ट लेता हूं। इफ केस फर्स्ट है हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या, अगर आप इन दोनों को, ठीक है,
तो इसके बाद अब लोग क्या करते हैं कि अगर हम अल्फा बीटा, यहाँ देखो ये अल्फा ये बीटा, अगर मैं अल्फा बीटा को क्या करूं कि अगर देखो अगर ये जो वायर है, अगर मैं केस ले लूं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, उस केस में ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या हो जाएगा, ये अल्फा आपका हो जाएगा प्लस पाई बाई 2, और बीटा आपका चूंकि नीचे जाएगा तो बीटा क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को पुट करोगे, यहाँ पाई बाई 2 और यहाँ माइनस पाई बाई 2, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये साइन पाई बाई 2 मतलब 1 और ये भी साइन पाई बाई 2 1, तो ये मिलके आपका क्या हो जाएगा 2। इस केस में ये जो ई आएगा ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, ये कटेगा यहाँ से 2 मिलके, तो यहाँ पे ई इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। ठीक है, इतना न्यूटन और कूलॉम। देख लो भाई, वो आपका टर्म आया। ये केस कब था, जब हम पहला केस था अल्फा बीटा को। अगर मैं दूसरा केस, एक और केस ले लूं कि जो अल्फा है वो 90 को जाए और यहाँ से स्टार्ट हो और चला जाए 90 पे, तो बीटा आपका क्या हो जाएगा 0 और अल्फा क्या हो जाएगा नहीं, बीटा 0 हो जाएगा, अल्फा आपका हो जाएगा 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ तो बीटा आपका 0 हो जाएगा, अल्फा 90। ठीक है, तो वो यहाँ पे 1 का टर्म आ जाएगा। ठीक है, एक को आप अल्फा बीटा कुल मिलाकर के इतना समझो, आप अल्फा और बीटा को जैसे से आप वेरी कराओगे वैसे वैसे आपको अलग अलग इक्वेशन मिलता चला जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो आज के लिए बस इतना करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो इसे आप समझ लो, कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। ओके, चलिए थैंक यू। आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके।